हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सर्वोदय कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर हम आप लोगों के बीच में आए हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जो यूपी बोर्ड परीक्षा है आगामी 18 फरवरी से शुरू हो रही है। तो सभी परीक्षार्थियों में बहुत ही एक तरीके से प्रेशर रहता है कि किस तरीके से जो भी फर्स्ट टाइम परीक्षा को फेस कर रहे हैं, किस तरीके से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, और एक मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर बना रहता है। भले ही किसी परीक्षार्थी का कितना भी डेटा क्यों ना तैयार हो, उनको सभी विषयों में कितनी मजबूत पकड़ क्यों ना हो, लेकिन एक परीक्षा में जो बैठने का एक अनुभव अगर उन्हें नहीं प्राप्त है तो उनके पीछे कुछ ना कुछ पसोपेश बना रहता है कि कैसा पेपर आएगा, कैसे अमूमन बच्चे ये भी सोचते हैं कि क्या बोर्ड परीक्षा है, क्या कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जैसा अपने परीक्षा कक्ष में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अपने पेपर में सेंटर पर जैसे देते हैं, होम सेंटर पर, बिल्कुल वैसा ही रहता है। पेपर देना रहता है, नॉर्मल पेपर रहता है। तो आज से हम आपके लिए प्रतिदिन वही समय रहेगा 7 बजे के आसपास। आपको हर विषय के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जिनको तैयार करके आप अपनी परीक्षा में कम समय में ज़्यादा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे। हम केवल 10 प्रश्नों का उल्लेख करेंगे, जिन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं, प्रतिदिन हमारे द्वारा बताए गए 10 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आप जो है अपने प्रतिशत में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम विज्ञान विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि विज्ञान में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से जो हैं प्रश्न जो हैं वो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्योंकि ये पूरी तरह गेस लगाना तो संभव नहीं है कि इस बार बोर्ड परीक्षा में क्या आने वाला है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते हमारा 7 से 8 साल का अनुभव रहा है। उस आधार पर हम कुछ प्रश्न आप लोगों को बताएंगे, 8 से 10 प्रश्न, और प्रतिदिन ये समय रहेगा 7 बजे। और हम आप लोगों के लिए जो है वीडियो डाल देंगे जिसमें 8 से 10 प्रश्न रहेंगे, और आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उस चीज़ को तैयार करके अपनी जो तैयारी है उसको और मजबूती दें। तो आज विज्ञान का सेगमेंट है, आज फर्स्ट डे है। तो हमने इस सेगमेंट को नाम दिया है परीक्षा पर अंतिम प्रहार। तो परीक्षा पर जो अंतिम प्रहार करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा हूँ, हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। दोस्तों, केमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रासायनिक अभिक्रियाएँ। दोस्तों, परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाती है, ये आप ध्यान में ना रखें कि आपसे कभी भी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पूछी जाएगी, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप केवल रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आपको आना चाहिए। नंबर 1, अगर आप रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना जानते हैं तो आपको पता होगा रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारी अभिक्रियाएँ आती हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, 1-2 अभिक्रिया का मैं नाम दे देता हूँ। जिससे सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अभिक्रिया है तो वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया का आप लोगों को एग्जाम्पल दे करके उसका समीकरण संतुलित करने के लिए दे सकते हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ। 2 अभिक्रिया आपके बीच में मैंने बता दिया। तीसरी अभिक्रिया बताऊंगा मैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया आपको 2 अभिक्रियाओं के योग से मिलकर बनी है। एक का नाम है ऑक्सीकरण, जिसको जो है इंग्लिश में कह देते हैं ऑक्सीडेशन, और एक का नाम है जो है अपचयन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी अभिक्रिया संबंधित हो गया। और एक प्रश्न जो बनता है संक्षारण से बनता है, क्योंकि संक्षारण प्रश्न इसलिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी लोहे की जो है वस्तुएं प्रयोग में आती हैं और उन पर जंग लगता रहता है। तो जो चीज़ें दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, हमारे यूजफुल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, उन चीज़ों का प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसलिए दोस्तों, संक्षारण अभिक्रिया आप लोग जरूर तैयार करके जाएंगे। संक्षारण अभिक्रिया की परिभाषा और प्लस उसके बचाव, कैसे किसी वस्तु पर जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। ये तो रहा केमिस्ट्री में पहला चैप्टर। अब आते हैं केमिस्ट्री में दूसरे चैप्टर की तरफ।
दोस्तों। दूसरे चैप्टर में सभी बच्चों का एक ख्याली पुलाव रहता है कि अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ होगी, वो तो सब बच्चे को तैयार है। अब हमारे अनुसार क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे अनुसार इंपॉर्टेंट है उदासीनीकरण अपक्रिया। तो आप लोग उदासीनीकरण अपक्रिया देख लेंगे, ये आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। दूसरी बात आप देख लेंगे कि किन वस्तुओं का पीएच मान क्या होता है। सपोज करिए जैसे दूध का पीएच मान हो गया। दूध आप लोगों को पता है अम्लीय होता है, उसका पीएच मान 6.4 हो गया। इस तरीके से आप लोगों को जितने भी दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं, जैसे दूध हो गया, जल हो गया, नींबू हो गए, इत्यादि चीज़ों के जो पीएच मान है वो सभी आपको तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो पीएच मान से संबंधित कुछ प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों को आपको देख लेना है। उसके बाद आगे बात की जाए कि किस चीज़ में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है। जैसे प्रायः पूछ लिया जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन हो गए। फिर आगे बात करें तो कुछ लवण हमारे जो हैं जिनका आपको केवल निर्माण विधि और उनका उपयोग देख लेना है। जैसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर आप तैयार करेंगे तो एक निर्माण विधि आ जाती है और एक उसका उपयोग आ जाता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस भी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई वस्तु हैं, क्योंकि चाक का प्रयोग भी होता है जीवन में, मूर्तियाँ, खिलौने इत्यादि जो बनते हैं इनका प्रयोग होता है। और प्लस जो व्यक्ति चोट खा जाते हैं उनके लिए प्लास्टर चढ़ाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का और रंगाई पुताई वाले क्षेत्र में भी इनका प्रयोग होता है। तो इस तरीके से आप लोग और आगे बढ़ेंगे तो दूसरे चैप्टर में आप लोगों को 2-3 चीज़ें देख लेनी है दोस्तों। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने आपको बता दिया, ब्लीचिंग पाउडर का आपको रासायनिक सूत्र एवं उपयोग देख लेना है। तो ये दूसरा चैप्टर है दोस्तों। तो आपको पहले और दूसरे चैप्टर में मैंने जो जो बातें बताई हैं इतना आप देख लीजिएगा दोस्तों। जब आपको इतना तैयार हो जाएगा, कल मैं आपने अगले सेगमेंट में आपके लिए फिर से 10 प्रश्न लेकर आऊँगा, लेकिन वो किसी दूसरे विषय से संबंधित होगा। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।